नमस्कार। आप सभी का चंद्रा ग्लोबल स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, हम सब बात कर रहे थे केमिस्ट्री अंशाल पेपर 2023 की, जिसमें सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में हल कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे इसी श्रृंखला के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का दिया गया है, का पहला कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपचायक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ऐसा ये क्यों करता है। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7 का पहला। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला। तो प्रश्न में लिखेंगे, इसका कारण लिखना है हमें कि ऐसा क्यों होता है। आप लोग लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे प्रेरणिक प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। प्रेरणिक प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है तथा अनुनाद के कारण इलेक्ट्रॉन निर्गमित करता है। अब नीचे लाइन से अगले पैराग्राफ से लिखें प्रेरणिक प्रभाव के कारण क्लोरीन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में बने मध्यवर्ती कार्बोकैटायन को अस्थायित्व प्रदान करता है। चलिए देखें ये क्या कह रहा है। यहां पर देखेंगे, इसके नीचे आप इसको लिखेंगे, ये क्लोरोबेंजीन। अब यहां पर यह कह रहा है कि अगर प्रेरणिक प्रभाव होगा तो अगर इसके साथ में कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़ेगा, E+ से हम यहां पर दिखा देते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही को, तो इसका जो पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास में जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह इसके पास में जुड़ जाएगा। प्रेरणिक प्रभाव ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहां का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कहां जाएगा, तो वो इस क्लोरीन के पास चला जाएगा और यहां से हाइड्रोजन तो एक ही है, साथ में इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह भी इसके साथ में जुड़ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह यहां पर जुड़ता है तो ये बना लेता है मध्यवर्ती कार्बोकैटायन और ये अस्थायी होता है, इसलिए ये इसको अस्थायित्व प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम अनुनाद के बारे में। तो नीचे लाइन से लिखें अनुनाद के द्वारा क्लोरीन कार्बोकैटायन को अस्थायित्व प्रदान करता है। अनुनाद के द्वारा क्लोरीन कार्बोकैटायन को अस्थायित्व प्रदान करता है तथा यह प्रभाव आर्थो और पैरा स्थिति पर अधिक प्रबल होता है। फिर आप इसको लिखेंगे, यहां से दिखाएंगे, जैसे ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, और जब यहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जाएगा, ये अनुनाद की स्थिति की बात हो रही है, तो फिर उस कंडीशन में संरचना जो बनेगी हमारी वो कुछ ऐसी होगी। ये डबल बॉन्ड होगा, ये क्लोरीन है
और ये क्लोरीन यहां पर भाग लेगा और इसके साथ हाइड्रोजन और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़ जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा ऑर्थो स्थिति, ऑर्थो स्थिति। और पैरा स्थिति पर भी यही होता है, पैरा स्थिति पर भी होगा, ये होगा क्लोरीन, और जब इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा तो ये पैरा स्थिति वाला कार्बन भी यहीं पर जोड़ लेगा इसको, तो ये कुछ ऐसी संरचना बन जाती है। क्लोरीन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर देगा और इससे एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जुड़ जाता है। इसको कहा जाता है कि कैसी स्थिति है, तो पैरा स्थिति हो जाती है। और जो ये दोनों स्थितियां बनती हैं ये अस्थायी स्थिति मानी जाती है, नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न। आइए अगला प्रश्न कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर का दूसरा, क्वेश्चन नंबर का दूसरा, और दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। और टिप्पणी में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया, ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले इसके बारे में हम एक लाइन लिखेंगे और फिर इसका रिएक्शन लिखेंगे। लिखें शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एरिल हैलाइड तथा एल्किल हैलाइड के मिश्रण की सोडियम धातु से क्रिया कराने पर एल्किल एरीन प्राप्त होता है, एल्किल एरीन प्राप्त होता है। लिखें, रिएक्शन देखें। यहां पर बताया गया कि हेलोएरीन, ये हो जाएगा हेलोएरीन। इसकी क्रिया बताई गई कि किससे कराते हैं, सोडियम धातु से, और साथ में एक एल्किल हैलाइड भी होता है RX। उपस्थिति होती है यहां पर शुष्क ईथर की, शुष्क ईथर की। तो ये क्रिया करता है तो ये बना लेता है एल्किल एरीन, यहां से एल्किल समूह बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाता है और साथ में ये 2NaX अलग हो जाता है। तो यही है ऊर्ज फिटिक अभिक्रिया। अगला दिया गया है सैंड मायर अभिक्रिया, दूसरा है इसी में सैंड मायर अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया, सैंड मायर अभिक्रिया। चलिए सैंड मायर अभिक्रिया के बारे में लिखें। ठंडे में प्राथमिक एमीन की, ठंडे में प्राथमिक एमीन की खनिज अम्ल व सोडियम नाइट्राइट के साथ, खनिज अम्ल व सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराने पर, सोडियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसकी बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है, जिसकी क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, क्यूप्रस हैलाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हेलोएरीन प्राप्त होता है, हेलोएरीन प्राप्त होता है। आइए रिएक्शन देखते हैं। देखेंगे यहां पर प्राथमिक एमीन जिसमें हम ले लेते हैं C6H5NH2, नाम होता है इसका एनिलीन, एनिलीन।
इसकी क्रिया बताई गई कि NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और तनु खनिज अम्ल जैसे हम HCl ले लेते हैं, जब इसके साथ में इसकी क्रिया कराई जाती है ठंडे में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो यह बना लेता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, और साथ में यहां पर ये बन जाएगा NaOH, साथ में H2O। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, इसको देखें, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसकी हम क्रिया करा देते हैं क्यूप्रस हैलाइड Cu2H2, और इसकी जब Cu2H2 से या Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड से क्रिया करा दें तब ये बना लेता है क्लोरोबेंजीन, ये बना लेता है क्लोरोबेंजीन, और यहां से ये N2 अलग हो जाता है। इसी को कहा जाता है सैंडमायर अपक्रिया। नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन 7 का में ही अथवा करके दिया गया है, ये का अथवा है। अब इसके अथवा को देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला लिखा है हेलोएरिन की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। हेलोएरिन की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। तो चलिए हम इसमें पहले पढ़ते हैं अनुनाद प्रभाव। अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव। तो आइए देखते हैं कि ये अनुनाद प्रभाव क्या है और इसके बारे में लिखेंगे। हेलोएरिन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित, हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होता है। पाई इलेक्ट्रॉन के साथ संयुग्मन में होता है तथा निम्न अनुनादी संरचना बनाता है। संयुग्मन में होता है तथा निम्न अनुनादी संरचना बनाता है। संरचना देखेंगे कौन सी बनाता है, आप लोग ही साथ में बनाएंगे। ये है क्लोरीन, देखेंगे ये अपना क्लोरीन इसको कार्बन के पास में जाता है और ये यहां इसका चलाता है। तो आप देखेंगे कि इसकी जो अनुनादी संरचना बनती है वो कुछ इस तरह से हो जाती है। इस कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है, यहां पर एक प्लस चार्ज आ जाता है और ये कुछ ऐसी संरचना बनती है। दूसरी संरचना में ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देता है और ये इस पाई वाले को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो अगली संरचना कुछ इस प्रकार बन जाती है। यहां पर ये डबल बॉन्ड बन जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और ऋण आवेश यहां आ जाता है। यहां ये क्लोरीन होता है जिस पर धन आवेश होता है। अगली संरचना कुछ ऐसे बनेगी, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगली संरचना ऐसे बन जाती है, यहां डबल बॉन्ड हो जाता है, यहां ऋण आवेश हो जाएगा और इस क्लोरीन पर यहां पर प्लस चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये अपनी अनुनादी संरचना प्रदर्शित करता है। इसको नोट करिए। और इसको नोट करने के बाद में नीचे लाइन से लिखें अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण कार्बन बॉन्ड क्लोरीन, यहां की बात हो रही है कार्बन और क्लोरीन के मध्य की, कार्बन बॉन्ड क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध गुण आ जाने के कारण, आंशिक द्विबंध, आप देख रहे हैं यहां पर डबल बॉन्ड बनना है, तो आंशिक द्विबंध गुण आ जाने के कारण
हेलोएल्केन की तुलना में हेलोएल्केन की तुलना में हेलोएरीन में बंध विखंडन हेलोएल्केन की तुलना में हेलोएरीन में बंध विखंडन अपेक्षाकृत कठिन होता है, अर्थात अस्थायित्व इनका बढ़ जाता है। अपेक्षाकृत कठिन होता है अर्थात अस्थायित्व बढ़ जाता है। तो ये हो गया इसका पहला अनुनाद प्रभाव। अब इसी में दूसरा दिया गया है नंबर 2, 7 के का अथवा का दूसरा है हेलोएल्केन की दो धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए, और ये दो एक नंबर के हैं कि हेलोएल्केन की हम अभिक्रिया किन्हीं दो धातुओं के साथ दिखा देते हैं। तो पहला आप जानते हैं, पहला हम लिख देते हैं इसमें सोडियम धातु से क्रिया, और इस अभिक्रिया का नाम होता है यहां पर ऊर्जव क्रिया। और ये होता क्या है कि जब हम मान लीजिए कि यह है मेथिल क्लोराइड के दो अणु की सोडियम धातु के दो अणुओं से शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये बना लेता है एथेन CH3 प्लस 2 NaCl, यानी कि यहां से हमें एल्केन प्राप्त हो जाता है। ये पहला हो गया। और इसी में हम दूसरा दिखा देंगे Mg धातु से क्रिया, मैग्नीशियम धातु से क्रिया। और इस अभिक्रिया में भी जब मेथिल, मान लेते हैं ये है हमारा मेथिल क्लोराइड, और इस मेथिल क्लोराइड की जब हम मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, शुष्क ईथर, तो बना लेता है ये मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसको हम नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। नोट करिए इसे। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 7 का खा, क्वेश्चन नंबर 7 का खा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और पहला है इसमें एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डाल व क्रॉस एल्डाल संघनन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एल्डाल संघनन। और चलिए लिखते हैं एल्डाल संघनन के बारे में। लिखें, जिन एल्डिहाइड व कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, वह तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके क्रमशः एल्डाल व कीटोल बनाते हैं। आइए रिएक्शन देखते हैं। कह रहा है कि अगर ये अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड है, जैसे हम यहां पर लिख देते हैं, एक ये है हमारा, एक ये है CHO, और हम एक दूसरा अणु ले लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि एक ये हमारा है एल्डिहाइड, जिसमें हम लिख लेते हैं एस्टल्डिहाइड CH3CHO, और एक और ले लिया जाता है CH3CHO, और इनकी दोनों की जब हम तनु क्षार यानी तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो इस
प्राथमिक कार्बन से जुड़े जो प्राथमिक हाइड्रोजन होते हैं, इनका एक हाइड्रोजन इसके डबल बॉन्ड को तोड़ करके ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, तो ये बना लेता है CH3CH। और इससे देखें यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन जुड़ा होगा, और इस ऑक्सीजन के साथ इसका एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है तो OH बना लेता है, और यहां बाकी बचेगा CH2CHO। अब यहां पर देखेंगे ये ऐसा यौगिक है जिसमें एल्डिहाइड का भी गुण है और यहां पर हाइड्रॉक्सिल समूह का भी समगुण है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एल्डॉल, एल्डिहाइड प्लस OH यानी ऑल दोनों को मिला हुआ रूप। और इसका जो IUPAC नाम होता है आप लिख सकते हैं 1 2 3, तो 3 हाइड्रॉक्सी, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 3 हाइड्रॉक्सी, और कार्बन 4 हैं तो ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, और जिसको हम कहते हैं क्या, एल्डॉल, इसका नाम दिया जाता है एल्डॉल। इसी प्रकार से कीटोन भी एक क्रिया प्रदर्शित करता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है। देखें हम कीटोन लिख लेते हैं CH3 CO CH3, और साथ में एक दूसरा अणु भी इसी का लेते हैं CH3 CO CH3। तन क्षार यहां पर भी होगा, हम दूसरा क्षार ले लेते हैं BaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए। जब इसके साथ में इसकी अपक्रिया होती है तो फिर वही काम होता है, इस कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन के साथ में यहां से अल्फा हाइड्रोजन एक जा करके जुड़ जाता है, तो बना लेता है ये CH3COH, और यहीं से एक CH3 इसका इधर जुड़ जाता है, और इसके साथ में यहां से CH2CO CH3 जुड़ जाता है। इसका नाम क्या होगा, आप लिख सकते हैं यहां से 1 2 3 4, तो नाम लिख सकते हैं हम 4 हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सी, 4 हाइड्रॉक्सी, 4 मेथिल, 4 मेथिल, और 2 2 4 1 5 है तो पेंटेनोन, पेंटेनोन 2, पेंटेनोन 2, जिसको हम कीटॉल के नाम से जानते हैं, कीटॉल, नोट करिए इसको, कीटॉल। आइए देखते हैं, इसी में एक और कह रहा है कि क्रॉस एल्डाल संघनन, तो इस क्रॉस एल्डाल संघनन को देखेंगे कि ये क्या होता है, क्रॉस एल्डाल संघनन, संघनन। अब देखेंगे कि अभी जो आप एल्डाल संघनन पढ़ रहे थे तो इसमें एल्डिहाइड अगर दोनों ले गए थे तो दोनों अणु एक समान थे, कीटोन दोनों ले गए तो दोनों अणु एक समान है। तो क्रॉस एल्डाल संघनन क्या कहलाता है कि जब ये दोनों एल्डिहाइड अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड हो या एक एल्डिहाइड एक कीटोन हो, तो उस स्थिति में ये ऐसी एक क्रिया हो जाती है, तो उसी को कहा जाता है यहां पर क्रॉस एल्डाल संघनन। तो इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, लिखें जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड अथवा कीटोन, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्डिहाइड अथवा कीटोन के मध्य एल्डाल संघनन होता है, के मध्य एल्डाल संघनन होता है, तो इसे क्रॉस एल्डाल संघनन कहते हैं, तो इसे क्रॉस एल्डाल संघनन कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका रिएक्शन किस तरह से होगा। तो यहां बताया गया, जैसे लिख दिया जाए, एक लिखा हो CH3 CHO, और एक लिख दिया जाए CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO। तो अब इन दोनों के मध्य में जब दिखाया जाएगा तो एल्डाल संघनन, यहां पर भी क्षार की उपस्थिति हो जाती है, तो जब इसमें होता है तब ये उत्पाद कौन सा बनाएगा उसको देखिए, ये बनाता है CH3CH। अब इसके साथ में यहां पर ऑक्सीजन जुड़ा होगा और इससे यहां से अल्फा हाइड्रोजन एक चला जाएगा, तो ये बना लेगा CHOH, और इसके साथ में यहां वाला ये कार्बन जुड़ जाएगा तो ये बनाएगा CH, और इसके साथ में आप देख रहे हैं जुड़ा क्या है CH3, और इधर हो जाएगा CHO। तो इस तरह से ये बन जाता है हमारा एल्डॉल। एल्डॉल नाम अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 3 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनल, 3 हाइड्रॉक्सी 2 मेथिल ब्यूटेनल, ये हो जाएगा। और अगर दिखाने कीटोन में, जैसे यहां पर लिख दिया जाए CH3 CO, हम ऐसे दिखा देते हैं CH3 CO CH3, ये हमारा एसीटोन, और एक दूसरा लिख लेते हैं CH3 CO CH3, और यहां पर जब होगी क्रिया क्षार है ये,
तभी बनाएगा CH3 COH CH3 और इससे जुड़ेगा यहाँ का CH2 और CO CH3। तो ये कहलाएगा हमारा कीटोल। कीटोल इसको कहेंगे हम कीटाल। नाम अगर लिखना चाहेंगे तो 1 2 3 4 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन 2, 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनोन 2, नोट करिए इसे। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसी आगे देखते हैं हम इसके अगले प्रश्न को। तो इसी में दूसरा करके दिया गया है कैनिजारो अभिक्रिया। 7 खा का सेकंड है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए देखते हैं इस कैनिजारो अभिक्रिया में। तो इसकी पहले हम लैंग्वेज लिखते हैं। देखें, अभी तक आपने एल्डिहाइड के बारे में देखा था, वहां अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति होती थी। कैनिजारो में जस्ट इसका उल्टा होता है। यहां पर क्या, यहां अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड लिया जाता है और उसकी क्रिया कराई जाती है। वहां क्या था, वहां तन NaOH से क्रिया होती थी और इसमें क्या होता है, इसमें सांद्र NaOH से क्रिया कर। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। देखें, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं पाया जाता, उनकी 50% NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर 50% NaOH के साथ अभिक्रिया कराने पर असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। असमानुपातन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसके फलस्वरूप एल्डिहाइड का एक अणु ऑक्सीकृत होकर सोडियम बेंजोएट सोडियम लवण बना लेता है। अब लिखेंगे सोडियम लवण बना लेता है तथा दूसरा अणु अपचयित होकर एल्कोहल बना लेता है। आइए इसके रिएक्शन को देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड, 2 अणु लेंगे 2HCHO, यहां अल्फा हाइड्रोजन रहित है ये, और इसकी क्रिया करा दी जाती है 50% सांद्रता वाले NaOH की। तो जब इससे इसकी अभिक्रिया होती है तो इसका एक अणु ऑक्सीकृत हो जाता है, बना लेता है HCOONA, जिसका नाम होता है सोडियम फॉर्मेट। ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ये क्या है, फार्मिक अम्ल। और इसका दूसरा अणु अपचयित हो जाता है तो वो बना लेता है मेथिल अल्कोहल CH3OH, नाम होता है इसका मेथिल अल्कोहल। तो इसी को कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया। नोट करिए। उम्मीद है आपने इसे लिख लिया होगा। तो अगली अभिक्रिया दी गई है, हमारा अगला क्वेश्चन इसी में है। खा में अथवा करके दिया गया है। खा का अथवा ये कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 नंबर में सवाल है और एक नंबर के एक रासायनिक समीकरण आपको लिख देना है। तो चलिए हम यहां पर पांचों को लिख देते हैं। तो पहला लिखेंगे हम लोग सीधा, एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, आप इसे पढ़ चुके हैं, ऑक्सीकरण द्वारा। और होता क्या है, यहां देखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखना है। आप लिख देंगे कि जब RCH2OH प्राथमिक एल्कोहल है और इस प्राथमिक एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं, उपस्थिति यहां पर लिख देते हैं, अम्लीय माध्यम में K2
Cr2O7 के द्वारा जब इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है तो ये नवजात ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो यहाँ पर 2 होते हैं, और ये बना लेता है RCOOH प्लस H2O। तो पहला हमारा एक ये विधि हो जाएगा। दूसरा हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर 2, एसिड हैलाइड द्वारा, एसिड हैलाइड द्वारा, एसिड हैलाइड द्वारा। और इस एसिड हैलाइड में आप देखेंगे तो सूत्र होता है RCOCl, यह एसिड क्लोराइड। और इस एसिड क्लोराइड का यदि हम अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करा दें तभी हमें बन जाता है RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस HCl, यहां से अलग हो जाता है। तीसरा अगर हम यहीं पर दिखाएं तो अगला हम लिख सकते हैं एनहाइड्राइड द्वारा, एनहाइड्राइड द्वारा, एनहाइड्राइड द्वारा। और इसमें क्या होता है, तो यदि कोई एनहाइड्राइड है, जैसे हम लिख देते हैं RCO का होल ट्वाइस इंटू O, ये एनहाइड्राइड है। और यदि इस एनहाइड्राइड का जलीय माध्यम में अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं तो 2 अणु हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगला हम लिख सकते हैं यहीं पर एल्किल साइनाइड द्वारा। अगला है एल्किल साइनाइड द्वारा। एल्किल साइनाइड में क्या है, सूत्र होता है RCN। और इस RCN की यदि हम H2O से क्रिया करा दें, H2O से अभिक्रिया करा दें तो ये बना लेता है यहां पर ये बन जाएगा RCO, दोनों बाण टूट जाएंगे तो ये बना लेगा RCONH2, RCONH2 ये बना लेता है एमाइड। और यदि इस एमाइड का पुनः हम जल अपघटन करा दें H2O से साथ में और गर्म कर दिया जाए तो ये बना लेता है RCOOH और प्लस NH3, तो ये भी बना लेता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अगला हम लिख सकते हैं एमाइड द्वारा, एमाइड द्वारा। और इस एमाइड में आप देखेंगे कि RCONH2 यह एमाइड, इसकी अगर हम जल अपघटन करा देते हैं H2O से अभिक्रिया करा देते हैं अम्लीय माध्यम में तो ये बना लेता है RCOOH प्लस NH3। तो ये हमारा था कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियां। आप लोग इसे नोट करें। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये सेट 3 भी पूरी तरह से आज कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आप लोग इसको पूरी तरह से पढ़िए और बिल्कुल नोट्स बना करके प्रॉपर तैयारी करते रहिए। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।